गुड मॉर्निंग। आज सीटेट की क्लास में एसएसटी की क्लास है। अब बच्चों लोग को लगता है कि सीटेट की तैयारी पेपर 2 के लिए, एसएसटी के लिए किस प्रकार से करें। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जब हम सीटेट की तैयारी करते हैं तो उसमें पेपर 2 के लिए एसएसटी और साइंस होता है। अब एसएसटी की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी बुक चाहिए। एनसीईआरटी बुक 6, 7, 8 9th 10th ने पढ़ना है। 6, 7, 8 पहली बात कि क्या एनसीईआरटी 6, 7, 8 पूरा पढ़ लेना है? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी नहीं पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें सीटेट का सिलेबस है। सीबीएसई सिलेबस जारी की है सीटेट के लिए। हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक 6, 7, 8 क्लास एनसीईआरटी से दिए गए हैं, कुछ पॉलिटी से दिए गए हैं और कुछ ज्योग्राफी से दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है हिस्ट्री का है, उसके बाद ज्योग्राफी का है और उसके बाद पॉलिटी का है। हिस्ट्री बेसिक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें भी एनसीईआरटी पूरा नहीं पढ़ना है। जबकि पीपीएससी की तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है। 6, 7, 8 1 to 5 के लिए बात कर रहे हैं। 6 to 8 के लिए बात करेंगे, तब 10 तक पढ़ना होगा। और 9th 10th की बात करेंगे तो आपको 9th 6 क्लास से लेके 9th एनसीईआरटी तक पढ़ना होगा और उससे टाइम बचेगा तो 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं कि सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए क्या सिलेबस है और हिस्ट्री में पहला चैप्टर को हम कैसे एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। इस संवाद को ध्यान से देखना होगा और कोई भी तैयारी के लिए इतना इमोशनल नहीं हो जाइए कि आज के आज ही कर ले। उसको देखिए, पहले समझिए और सतत प्रयास कीजिए, क्योंकि एक दिन में स्किल नहीं बन पाता है। पहले आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, तब स्किल बनाना होगा। जब स्किल हो जाएगा आपके पास, तब आप किसी एग्जाम में बैठिएगा, यानी सीटेट के एग्जाम में बैठिएगा तो आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा। आइए देखें सिलेबस। ये हिस्ट्री की सिलेबस है और क्लास 6 नहीं है, ये पूरा हिस्ट्री की सिलेबस है। यहाँ गलत लिखा हुआ है। यहाँ आपको क्लास 6 ही नहीं है, पूरा हिस्ट्री की सिलेबस है। पूरा हिस्ट्री की सिलेबस है जिसमें क्लास 6, 7 और 8 एनसीईआरटी पढ़ना है। ये आपका हिस्ट्री सिलेबस है। आइए इसमें क्लास 6, 7, 8 सब के बारे में सिलेबस दिया हुआ है, समराइज है। कब, कहाँ और कैसे, उसको इस चैप्टर को हम आज पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम सिलेबस बता दिए, लेकिन पुनः फिर बता रहे हैं। सबसे प्रारंभिक समाज, पहले किसान और चरवाहे, प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, पहला साम्राज्य, दूर देशों से संपर्क, राजनीतिक विकास, संस्कृति और विज्ञान, नए राजा और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान। देखिए क्लास 7 का ये आ जाएगा हिस्ट्री का एनसीईआरटी। वास्तुकला, एक साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियां, कंपनी शक्ति की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज। एक क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री की है। 1857-58 का विद्रोह, महिला और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती देना, राष्ट्रवादी आंदोलन, आजादी के बाद का भारत। ये आपका पूरा क्या है, सिलेबस है।
इसमें आपको पहला जो टॉपिक है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, एक क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी वारकी से पढ़ेंगे। दम से हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक निकालिएगा और लाइन बाय लाइन आप दोहराइएगा। लाइन, एक एक लाइन का जो है पॉइंट उसको निकालना है। और एक पॉइंट कैसे निकलेगा, आप मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन होते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, उसको निकाल करके आप असाइनमेंट कर करके आप उसको पढ़ सकते हैं, यानी क्वेश्चन सीरीज के आधार पर एनसीईआरटी पढ़ें। आइए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। पहली बात, अतीत के बारे में हम कैसे पता करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं, सोर्सेस है, पुरातात्विक स्रोत है, उसके द्वारा हम पता करते हैं, वो भी पढ़ना है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यहाँ आपका पॉइंट ही है क्या, कब, कहाँ, कैसे। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ये भी मायने रखता है। आप एनसीईआरटी में देखिएगा, रशीदा एक लड़की है, क्लास 6 का एनसीईआरटी है, ये बच्चों की एनसीईआरटी है, बच्चों के लिए क्रिएटिव बनाया गया है। वर्तमान समय में जो एनसीईआरटी है क्रिएटिव बनाया गया है और वो बच्चों के परिपेक्ष में ही बनाया गया है, लेकिन एक कंपटीशन में पूछा जाता है तो उस क्लास 6 के एनसीईआरटी को कंपटीशन के तौर तरीके पर रख करके हम कैसे पढ़ेंगे। लोग क्या कहते थे, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, हर एक लोग की उत्सुकता होगी। बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन सा नाटक देखा करते थे और कौन सा गीत गाते थे। प्राचीन समय में लोग की जो रहने की व्यवस्था थी, रहन सहन, बोल चाल, क्रिया करने की व्यवस्था थी, सभी को इसमें दर्शाया गया है। आइए, हम आखेट को, यानी जो हुआ करते थे लोग, ये क्या थे, आखेटक थे, शिकारी थे, यानी शिकार करके अपना भोजन किया करते थे। पशुपालकों मीन्स पशु को पालते थे। कृषको मीन्स कृषि करते थे। शासको शासन करते थे और व्यापारियों व्यापार करते थे। पुरोहितों यानी पूजा पाठ। शिल्पकारों कोई वस्तु का निर्माण। कलाकारों यानी कला। संगीतकारों संगीत वगैरह, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इतने सारे लोग थे और इतने तरीके से वो अपनी क्रिया को करते थे। अब दूसरा पॉइंट है, आप एनसीईआरटी में जो पॉइंट होता है उसको उठाएंगे, उसी से आपके क्वेश्चन रहते हैं और पूरी कहानी की तरह पढ़ेंगे इंटरेस्ट लेकर के। लोग कहाँ रहते थे, अब देखिए लोग कहाँ रहते थे, यहाँ पर आप समझना चाहेंगे। ये आपका एनसीईआरटी में देखेंगे, ये आपका नर्मदा नदी है, ये आपका नर्मदा नदी है, यानी यहीं से शुरुआत हुई है नर्मदा नदी। प्राचीन समय में जो भी लोग रहते थे इस नदी पे रहते थे, नर्मदा नदी के इर्द गिर्द, यानी नर्मदा नदी और नर्मदा नदी के जो भी अगल बगल जो है नदी, उनके इर्द गिर्द रहते थे। आइए, नर्मदा नदी कहाँ पर थी, बिंद पहाड़ी। बिंद पहाड़ी के बगल में, यानी बिंद पहाड़ी के बगल में सोन नदी थी और बिंद पहाड़ी के नीचे नर्मदा नदी थी और इसके नीचे क्या है, सतपुरा की पहाड़ी। अब आइए, नर्मदा नदी तट पर आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक कहने का मतलब क्या है, जो संग्रहण करते थे, जो आसपास के जंगलों, यानी नर्मदा नदी के आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए भी जड़ों
फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादनों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी किया करते थे। यानी कहने का अर्थ है क्या वल्ली आखेट थे? नहीं, जंगल के जो भी आपका भोजन है, जड़ फल यानी फल फूल और जानवर का शिकार करके अपना क्या करते थे, संग्रहण करते थे। खाने के अलावा बच जाता था, संग्रहण करते थे, यानी कुशल संग्राहक के रूप में जाने जाते हैं। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में, अब आइए देखिए ये क्या है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी। सुलेमान और किरथर पहाड़ी ये क्या है? उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। अब कहते हैं सुलेमान और किरथर नर्मदा नदी से नीचे है। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसके यानी भारत, आज के भारत में मिड में नर्मदा नदी है, यहीं से शुरुआत हुई है। इसके बारे में पढ़ेंगे किरथर और सुलेमान। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों में सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाना आरंभ किया। आपका क्वेश्चन आएगा 8000 वर्ष पूर्व कौन स्त्री पुरुष कहाँ उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ी में किस फसल को उपजाना शुरू किया? गेहूं और जौ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप यानी ये सब पॉइंट क्या है, VVI है, सब पॉइंट VVI है, उसे निकालेंगे और पढ़ेंगे। उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उस क्षेत्र में भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशु को क्या पालतू बनाना शुरू किया, पशुपालक के रूप में भी पढ़े। चलिए, उत्तर पूर्व में और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ। यानी उत्तर पूर्व समझिए, उत्तर पूर्व समझिए। उत्तर पूर्व ये आपका है उत्तर पूर्व यानी गारो की पहाड़ियां और क्या है, गंगा नदी, ये दोनों यहाँ भी है। विंध्य ये उत्तर पूर्व है, गारो की पहाड़ियां और यहाँ पर आपका विंध्य का क्षेत्र है। ये विंध्य के उत्तर में जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, विंध्य के उत्तर क्षेत्र में। तो विंध्य के उत्तर क्षेत्र में देखिए, विंध्य के उत्तर क्षेत्र में आप देखें विंध्य के उत्तर क्षेत्र में देखिए ये क्या है, विंध्य की पहाड़ी है। ये क्या है, विंध्य की पहाड़ी है, विंध्य की पहाड़ी है और विंध्य की पहाड़ी के उत्तर क्षेत्र, और यहाँ गारो की पहाड़ियां। यानी इस क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में क्या है, ये आपकी चावल आइए उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। सबसे पहले क्या, चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित, ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगा। कहाँ है, जब NCERT पढ़ रहे हैं तो मैप दिया हुआ है, तो मैप को अच्छी तरह से आप पढ़ें। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर का निर्माण हुआ। अब जो आरंभिक नगर का निर्माण हुआ, आप देखिए, अब जो आरंभिक नगर का निर्माण हुआ,
देखिए 4700 पहले, 4700 ऐसा पहले ये क्या है, सिंधु नदी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां के बीच क्या हुआ, आरंभिक नगर का निर्माण हुआ, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसकी सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु, सिंधु तथा इसके सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ये लाइन आप ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। आइए, गंगा तथा इसकी सहायक नदियां सोन के बीच में मगध नाम से शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया गया। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य के बारे में आप जानेंगे, इसे देखें और समझें। मैप का सब जगह जरूरत है। अब ये कह रहा है कि सोन नदी और गंगा नदी है, मगध साम्राज्य का कहाँ पे है, गंगा नदी और सोन नदी के बीच में ये आपका है क्या, यहाँ पर आपका क्या है, मगध साम्राज्य, यहाँ पर क्या है आपका मगध साम्राज्य। क्या मगध साम्राज्य की जो स्थापना हुई उसी समय हुई थी, नहीं। जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो हुआ ये कितना हुआ, 4700 वर्ष पूर्व हुआ, और गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के बीच मगध नाम से शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हुआ, ये 2500 ईसा पहले हुआ। चलिए आइए, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के बीच में मगध नाम से शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया गया था। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। तो हम देखें किरथर और सुलेमान, हम देखें गारो पहाड़ी, हम देखें बिंद पहाड़ी, हम देखें नर्मदा नदी, हम देखें सोन नदी, गंगा नदी, ये सब जो नदियां, सिंधु नदी, जो सारी नदियां थी उस समय क्या एक ही समय हो रहा था, नहीं। 8000 ईसा पहले हम देखें सुलेमान और किरथर देखें, सबसे पहले हम नर्मदा नदी के इर्द गिर्द देखें, उसके बाद सुलेमान और किरथर उसी समय हम देखें, उसके बाद हम गारो पहाड़ियाँ को देखें उसी समय, फिर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता 4700 ईसा पहले हम देखें, फिर 2500 ईसा पहले हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य की स्थापना, यानी गंगा नदी और सोन नदी के इर्द गिर्द जो साम्राज्य की स्थापना हो रही थी। तो इस तरह से इसमें इन सारे जगहों की चर्चा की गई है, और ये एक ही समय नहीं है, अलग अलग समय में है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो पूरी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये ध्यान से आपके क्वेश्चन आते हैं। दक्षिण एशिया, आइए, दक्षिण एशिया में क्या है, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देश सम्मिलित हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा, सीटेट में आपको क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण एशिया में कौन कौन देश सम्मिलित हैं, तो ये आपको कर लेना होगा, ये आपको कर लेना होगा। आइए, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों और पहाड़ियों पर्वतों से बटे होने के कारण प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। समझ गए, उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन रहेंगे कि उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो बताया हुआ है कि दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है,
लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे हम क्या कहेंगे? उपमहाद्वीप कहेंगे। ये आप इतना एनसीईआरटी 6 क्लास में क्या, कब, कहाँ, कैसे में आप देख रहे हैं। आगे इसमें और पढ़ना है। कह रहा है देश का नाम, देश का नाम ये हेडिंग है। अपने देश के लिए हम प्रायः क्या करते हैं? इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। ये हर एक लाइन, हर एक शब्द को सुसज्जित करके दिमाग में रख लेना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों, उत्तर पश्चिम आप देख रहे थे, भारत उत्तर पश्चिम, जहां सुलेमान और करथर था, यानी उत्तर पश्चिम से, सेंट्रल एशिया से लोग इसको पार करके आ रहे थे। तो ये कब? 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? हिदोश। ईरानी क्या कहा? हिदोश। और यूनानी क्या कहा? इंदोश। दोनों है, हिदोश अथवा इंदोश, हिदोश अथवा इंदोश। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा? इस नदी के पूर्व, पूर्व कहने का मतलब क्या है? इस साइड पूर्व, इधर पश्चिम हुआ, उत्तर पश्चिम हुआ, इधर पूर्व हुआ। पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा? इंडिया कहा, इंडिया कहा। समझ गए? भारत नाम का प्रयोग, भारत भी तो आता है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में, यानी उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक कृति ऋग्वेद, लगभग 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में मिलता है। भरत कबीला हुआ करता था। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए किया जाने लगा। आपको पूछा जाएगा कि भरत किस कृति में मिली? तो ऋग्वेद। कब मिली? 3500 वर्ष पुरानी। चलिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है और उसको आपको कलेक्ट करना होगा। अतीत के बारे में कैसे जाने? हम अतीत के बारे में कैसे जानते हैं? तो शुरुआत में ही हम बोले थे कि किसी जगह लिखित स्रोत होगा, यानी पांडुलिपि के द्वारा, यानी अभिलेख के द्वारा, या पुरातत्वविदों के द्वारा, यानी पुरातात्विक स्रोत। पुरातत्वविद कहने का मतलब क्या है? जो पुरातात्विक स्रोत को खोजते हैं व्यक्ति, उन्हें हम क्या कहेंगे? पुरातत्वविद कहेंगे। अतीत की जानकारी हमें पांडुलिपि से मिलती है, जो हाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है पांडुलिपि। ओके, पांडुलिपि किसे कहते हैं? जो हाथ से लिखी गई है। किस पे? ताड़पत्रों और भूर्ज नामक पेड़ के छाल। पुस्तक, हाथ से लिखी गई पुस्तक ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र के उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही वीवीआई है, ये बहुत ही वीवीआई है। समझे? पांडुलिपि का अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकाला है। हाथ से लिखा हुआ, हाथ से निकाला है। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? पांडुलिपि है, हाथ से लिखी गई है। इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट है, हिंदी में पांडुलिपि। पांडुलिपि यानी हाथ से लिखी गई पुस्तक। ये लिखा हुआ है, ये लाइन आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है कुछ पता नहीं है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई है, यानी शुरुआत में तो लिखी नहीं जाती थी, तो कब लिखी गई है? 1000 वर्ष पहले लिखी गई है।
बहुत समय तक क्या होता था, लोग बोलते थे और सुनते थे। वेद में पढ़ना है। पांडुलिपियां किस किस चीज में बनी हुई है? संस्कृत में बनी हुई है, प्राकृत में बनी हुई है, तमिल में बनी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 1000 साल पहले लिखी गई है पुस्तक हाथ से, किस किस चीज में लिखी गई है? संस्कृत। कौन भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, प्राकृत और तमिल। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। पांडुलिपि प्राय आज भी उपलब्ध है। पांडुलिपि क्या है? आज भी उपलब्ध है मंदिरों और विहारों में, जहां इसको सुरक्षित रखा गया है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान तथा इसके अतिरिक्त महाकाव्य, कविताएं, नाटक आदि सभी प्रकार के विषयों की क्या मिलती है? चर्चा मिलती है। अब पूछा जाएगा पांडुलिपि में किस किस चीज की चर्चा मिलती है, तो सारा देखिए, मान्यताएं, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियां, विज्ञान, महाकाव्य, कविताएं, नाटक। आइए अब पांडुलिपि के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे अभिलेख। अभिलेख क्या पुस्तक थी? नहीं, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु, पत्थर पर भी खुदवाए जाते थे और धातु पर भी, जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। यानी पत्थर और धातु पर जो कठोर है उस पर क्या किया जाता था? खुदवाया जाता था, उत्कीर्ण किया जाता था। यानी सतहों पर, कठोर सतहों पर उत्कीर्ण यानी खुदवाया जाता था। ये देख रहे हैं, ये कठोर सतह है, ये पत्थर और धातु का बना हुआ है। या पत्थर का होगा या धातु का होगा। ये दोनों नष्ट ना होने वाले हैं। पांडुलिपि तो नष्ट भी हो जा सकती है, लेकिन ये अभिलेख जो है नष्ट नहीं होने वाला है। कभी कभी शासक इस पर क्या खुदवाते थे? कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। अभिलेख पर जो भी विषय वस्तु खुदवाया जाता था शासक के द्वारा, क्यों खुदवाया जाता था? कि लोग आगे इसे देखें, पढ़ें और इस पर क्या करें, जो नियम है, रूल रेगुलेशन है, जो उपदेश है, उसको क्या करें, पालन करें। प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा, ये शासक क्या करते थे? जो भी विजय हासिल करते थे वो अभिलेख में खुदवा देते थे, लेखा जोखा रखा करते थे। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के, बहुत इंपॉर्टेंट अभी भी आई है, कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। जो आपको अफगानिस्तान के कंधार में अभिलेख मिला है वो अशोक नामक शासक के द्वारा करवाया गया है और ब्राह्मी लिपि में। यह अभिलेख अभी यहाँ पर यूनानी अरमाइक है, आगे मिलेगा। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों और भाषाओं में क्या है, उत्कीर्ण है। जो अफगानिस्तान के कंधार में मिला है यूनानी और अरमाइक। आइए, लिपियां अक्षरों और संकेतों से बनी होती है। ये बताया जा रहा है कि लिपियां है क्या। भाषा जो हम बोलते हैं, लिपियां क्या है, अक्षर और संकेत से, ध्वन्यात्मक तथ्यों को हम अक्षर और संकेत से जब इंगित करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, कहते हैं लिपियां कहते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी जो ध्वन्यात्मक संकेत हम जो बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं क्या है, भाषा है। लेकिन जब हम प्रतीक और संकेत में लिख रहे हैं अपने ध्वनि को, तो ये क्या है, लिपि है। तीसरा है पुरातत्वविद। पहला क्या देखे, पांडुलिपि देखे। दूसरा क्या देखे, अभिलेख देखे। तीसरा क्या देखे, पुरातत्वविद देखे। पुरातत्वविद का अर्थ क्या है, पत्थर तथा ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद एक व्यक्ति है जो किस चीज का अध्ययन करता है, पत्थर का अध्ययन करता है। पत्थर कहने का मतलब उस समय जो पत्थर हुआ करती थी किस सेंस के लिए हुआ करती थी, कैसा है,
ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, जो ईंट से इमारत बने उसके अवशेष, चित्र और मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते थे। यानी औजार, कौन सा औजार रखते थे, कौन सा हथियार रखते थे, किस बर्तन में खाते थे, कैसा आभूषण बनाते थे, कैसा आभूषण पहनते थे और कौन सी सिक्का हुआ करती थी, उसकी छानबीन और खुदाई। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पत्थर शुरुआत में पत्थर ही मिलता था ना, पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती है। इसके अलावा जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां ढूंढते थे। यानी क्यों ढूंढते थे जानवर, उस समय कैसा जानवर हुआ करता था, चिड़िया और मछलियां, ये सब का हड्डी, वो तो बचा हुआ नहीं ना, हड्डी है, हड्डी से पता चलता था कि कौन सा जानवर था, चिड़िया थी और मछली, जिससे पता चलता था कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ये ढूंढते थे। यानी कुशल संग्राहक, आखेटक हम मानते हैं, तो ये क्या चीज खाते थे, तो जानवर खाते थे। कौन सा जानवर उस समय हुआ करता था, कौन सी चिड़िया हुआ करती थी, और मछली था तो क्या, कौन कौन से मछली हुआ करती थी। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, सही बात है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत को अलग अलग मायने थे, इसलिए बहुवचन है ना। अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग मायने हुआ करते थे। हम यदि देखते हैं किरथर और सुलेमान, हम यदि देखते हैं गारो की पहाड़ियां, हम यदि देखते हैं नर्मदा नदी यानी बिंद पहाड़ी, ये इर्द गिर्द के जो लोग थे अलग अलग समूह में थे और ये अलग अलग मायने रखते थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों और कृषकों का जीवन, उदाहरण ले रहा है पशुपालक, यानी जो पशुपालक समूह थे, पशु को पालते थे, उनकी क्या थी अतीत। कृषक यानी कृषि करने वाले, उनकी क्या जीवन थी। राजा यानी जो शासन चलाते थे, तथा रानियों के जीवन से व्यापारियों का जीवन किससे जोड़ेंगे, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न थे। यानी जो भी समूह थे वो अलग अलग लोग थे और अलग अलग उनकी रहने और काम क्रिया करने की प्रवृत्ति थी। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों को पालन करते हैं। यानी आज के परिपेक्ष से पहले के जो लोग थे उनको तुलना किया गया है। आज भी हम भारत के अलग अलग कोनों में देखते हैं, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम देखते हैं, तो है भारत के लोग, लेकिन इनकी संस्कृति, रहने का जो है रहन सहन, भाषा, बोलचाल, पहनावा और हवा सब देखते हैं अलग अलग, लेकिन जो एक रूप में बने हैं यानी अनेकता में एकता के रूप में है, वो आज भी देखने को मिलता है और पहले भी देखने को मिलता था, अतीत से पता चलता है। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्वान थे, यानी प्रेजेंट थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। आज के शासक और पिछले शासक में अंतर बता रहा है कि पहले जो शासक हुआ करते थे उनको 1000 साल पहले पांडुलिपि जो लिखी गई है या अभिलेख जो मिले हैं या जो पुरातत्वविदों के द्वारा खोजे जा रहे हैं, ये देखा गया है कि अभिलेख और पांडुलिपि में जो शासक हैं वो कुछ लिखे हुए हैं, आज के परिपेक्ष से वो बहुत ही अच्छी है तब ना मिला है, तो ये अंतर देखा गया है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। ये शासक की बात की जा रही है, लेकिन उस समय शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा किसी जगह नहीं रखते थे।
समझ रहे हैं? पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। ये आज हम जो क्लास लिए इसमें क्या, कब, कहाँ, कैसे में ये पूरा नहीं है क्लास, अभी आधा से थोड़ा ज़्यादा है। और कल के क्लास में हम तिथियों की जानकारी हम देंगे कि तिथि जो हम BC और AD का मेजर करते हैं वो कैसे करते हैं, इससे भी आपके सीटेट में क्वेश्चन रहते हैं। थोड़ा सा आप बारीकी से पढ़ें और धीरे धीरे पढ़ें और समझ करके पढ़ें। NCERT समझ करके पढ़ने की चीज़ है और धीरे धीरे पढ़ेंगे तो दिमाग में जाएगा, और यदि जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो NCERT समझ ही नहीं आएगा। इसलिए कोई चीज़ को पेशेंसफुली पढ़ें और क्वेश्चन को बनाते हुए चलें। जब हम इस चैप्टर को पढ़ा देंगे उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे कि इससे क्वेश्चन जो आए हैं क्या NCERT लाइन वाइज हैं। हाँ, NCERT लाइन वाइज हैं। और BPSC टीचर में भी जो क्वेश्चन देखने को मिलता है NCERT लाइन वाइज रहता है। इसलिए जो सीटेट कंप्लीट कर लिए हैं या सीटेट कंप्लीट कर रहे हैं तो जो भी आपका टॉपिक मिल रहा है तो NCERT लाइन वाइज पढ़ें। BPSC जो कंप्लीट करने जा रहे हैं उनको भी NCERT लाइन वाइज पढ़ना है। इनकी सिलेबस बहुत ब्रॉड है, 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां जो भी जो है कैटेगरी के, उसको बेहतर ढंग से पढ़ना है और पढ़ करके क्वेश्चन लगाना है MCQ। और MCQ आपको NCERT बेस्ड ही होनी चाहिए, क्योंकि एक कोर GS होता है और एक NCERT होता है, तो NCERT बेस्ड ही आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। धन्यवाद।